नहायत अहम अनाउंसमेंट ये है कि हर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के आखिर में हम आपको उस टॉपिक में आने वाले शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट्स की नहायत अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। इसके पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड में शुरू में हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि हाइपोथेसिस बनाने का डिडक्टिव मेथड कौन सा है और इंडक्टिव मेथड कौन सा है, और कुछ अदर मेथड जो से हैं हाइपोथेसिस बनाने के, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए। अब जब हाइपोथेसिस किसी चीज़ के बारे में बना लिया जाता है ना स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस को उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर उसको गलत ना साबित किया जा सके तो साइंटिस्ट का उस हाइपोथेसिस के ऊपर एतमाद बढ़ जाता है, लेकिन उसकी एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बाती तस्दीक उसकी जारी रहती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट उस पर तजर्बात करते रहते हैं और अगर वो तजर्बात के नतीजे में गलत साबित ना हो तो ऐसे हाइपोथेसिस को अब कह लें वो एक्सेप्टेड मान लिया जाता है और फिर ऐसा हाइपोथेसिस भी मज़ीद नए हाइपोथेसिस बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, ये हाइपोथेसिस है जिसमें हमने कहा कि इस ज़मीन पे जितने भी पौधे हैं वो ग्रीन प्लांट्स, वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं, और ये एक हाइपोथेसिस था हमारा, और हमने इसको तजर्बे के ज़रिए देखा, ये गलत साबित नहीं हुआ। तो इस हाइपोथेसिस से मज़ीद हाइपोथेसिस बनेगा कि अगर पौधे, इसका मतलब है ज़मीन पर जो पौधों की खुराक का ज़रिया सूरज की रोशनी है, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं उनकी खुराक का ज़रिया सूरज है। तो फिर हम देखते हैं कि वाकई बाकी भी जानदार अपनी खुराक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं। तो यानी एक हाइपोथेसिस से मज़ीद नया हाइपोथेसिस बना। अब हम देखते हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर कहते हैं एक्सपोज्ड करना, किसी चीज़ के सामने करना, ऑफ ए हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस को आप एक्सपोज करते हो टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन कहते हैं कि उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, यानी आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हो। इंक्रीजेज द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस, इससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन द हाइपोथेसिस पे, यानी आपने उसको गलत साबित करने की कोशिश की लेकिन वो गलत साबित नहीं हुआ तो उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड, अगर वो गलत साबित ना हो तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस उस पर मजीद बढ़ जाता है। अब वो कहता है एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड, कोई भी हाइपोथेसिस जिसको आप टेस्ट करते रहो अगेन एंड अगेन, बार बार, विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, और वो कभी भी गलत ना हो, इज कंसीडर्ड, उसको समझा जाता है वेल सपोर्टेड। वेल सपोर्ट कहते हैं सहारा, यानी उसको तजर्बात का सहारा होता है। एंड इज जनरली एक्सेप्टेड, और उसको आमतौर पर मान लिया जाता है। दिस में भी यूज, और इसको इस्तेमाल किया जाता है एज द बेसिस, बुनियाद के तौर पर, फॉर फार्मुलेटिंग, बनाने के लिए फर्दर हाइपोथेसिस, मजीद हाइपोथेसिस। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक सूरज की रोशनी से तैयार करते हैं, ये हाइपोथेसिस साबित हो गया। इसका मतलब है अगला हाइपोथेसिस बना कि ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं वो उनकी खुराक का ज़रिया सूरज ही है। तो ये मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर वो जो हाइपोथेसिस होता है ना, उसकी टेस्टिंग जारी रहती है, उसकी बहुत सारे साइंटिस्ट उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बार बार होने वाले एक्सपेरिमेंट से गलत साबित ना हो तो वो एक थ्योरी बन जाती है। देखें जी, थ्योरी कैसे बनती है। सो देयर इज ए सून, यानी फौरन, सून कहते हैं थोड़ी देर बाद, ए सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, वो जो हाइपोथेसिस की सीरीज है, यानी एक हाइपोथेसिस से जो नए हाइपोथेसिस बनते हैं। जिस तरह मैंने कहा एक हाइपोथेसिस से नया हाइपोथेसिस बना, उससे मजीद हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस की एक सीरीज बनती है। तो सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट, सपोर्टेड यानी उसको सहारा मिलता है बहुत सारे तजर्बात के रिजल्ट से, विच इज़ देन कॉल्ड ए थ्योरी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थ्योरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर थ्योरी है एक डार्विन्स थ्योरी, इसी तरह सेल थ्योरी,
प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो याद रहे ये वो थ्योरियाँ जो गलत साबित नहीं होती। इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये कभी सही साबित हो। अगर कोई थ्योरी, अगर कोई हाइपोथेसिस सही साबित हो तो उसे थ्योरी माना जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो डार्विन्स थ्योरी है ना, जो जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, ये गलत साबित नहीं हुई, लेकिन ये कभी सही साबित भी नहीं हुई, क्योंकि हम वक्त में पीछे नहीं जा सकते और उस एवोल्यूशन को साबित नहीं कर सकते। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, जब एक हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है तो थ्योरी की खसूसियात ये है कि वो थ्योरी से मज़ीद हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं। तो ऐसी थ्योरी जिससे मज़ीद हाइपोथेसिस डेवलप किए जा सकें उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव कहते हैं यानी जो बारआवर हो, जो मज़ीद चीज़ों को पैदा कर सके। तो आप मसलन यहाँ पे जो हमने थ्योरी बनाई थी कि पौधों की खुराक का ज़रिया सूरज है, उससे अगली थ्योरी बनी कि तमाम जानदारों की खुराक का ज़रिया सूरज है। इससे अगली आप थ्योरी बना सकते हैं कि इस ज़मीन पर सूरज के बग़ैर, सूरज की रोशनी की एनर्जी के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। तो ये अगली थ्योरी बन जाती है। तो यानी ये अगला हाइपोथेसिस बनता है। ये हाइपोथेसिस थे, एक हाइपोथेसिस, दूसरा हाइपोथेसिस, फिर तीसरा हाइपोथेसिस। तो अगर थ्योरी से मज़ीद हाइपोथेसिस डेवलप किए जाएँ तो उसे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ए गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव कहते हैं पेशगोई करना, यानी अच्छी थ्योरी मज़ीद बातों की पेशगोई करती है। एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, और उसमें किसी चीज़ की वजाहत करने की पावर भी होती है थ्योरी के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, और थ्योरी की सबसे अहम जो फीचर है, अहम खसूसियात है ऑफ ए गुड थ्योरी इज़ डैट, वो ये है, इट में सजेस्ट, ये बयान करती है, न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस। यानी जब एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस को तजर्बाती तस्दीक के ज़रिए थ्योरी की हैसियत मिल जाती है तो वो थ्योरी से फिर मज़ीद हाइपोथेसिस निकलते हैं। जिस तरह हमने एक हाइपोथेसिस से अगला, अगले से अगला, तो अगले से अगले हाइपोथेसिस जब निकलते आते हैं तो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, यानी उससे मज़ीद हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनी है प्रोडक्टिव थ्योरी की, ए थ्योरी ऑफ दिस काइंड, इस तरह की थ्योरी इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। किस तरह की थ्योरी? जिससे मज़ीद हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकें, नए और डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस डेवलप कर सकें। अच्छा, वो कह रहा है कि इसके बावजूद, हाउएवर इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी के बावजूद द टेस्टिंग गोज ऑन, तजर्बात जारी रहते हैं, तजर्बात ख़त्म नहीं होते। इन फैक्ट कह रहा है कि दर हकीकत मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंसदान, टेक इट एज ए चैलेंज, इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, एंड एग्जर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट, और अपनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, टू डिसप्रूव द थ्योरी को गलत साबित, यानी साइंटिस्ट जो थ्योरी बन गई उस पर काम करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बहुत सारे साइंटिस्ट थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते रहें, तजर्बात करते रहें, लेकिन फिर भी वो गलत साबित ना हो, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है, साइंटिफिक लॉ बन जाती है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है, नाकाबिले तरदीद थ्योरी बन जाती है। देखें जी, इफ़ ए थ्योरी सर्वाइव, यानी इतने तजर्बात करने के बाद भी थ्योरी जो सी है वो सर्वाइव करे, गलत साबित ना हो, दिस स्केप्टिकल अप्रोच, यानी थ्योरी सर्वाइव करे, स्केप्टिकल अप्रोच, स्केप्टिकल कहते हैं डाउटफुल, शक वाली, यानी उस पर आप वो थ्योरी बनने के बावजूद आप उसको एक शक की नज़र से देखें, तो वो शक की नज़र से देखने के बाद भी वो सर्वाइव करे, गलत साबित ना हो, एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड, और वो लगातार उसे सहारा मिलता रहे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तजर्बात के ज़रिए, यानी तजर्बाती तस्दीक का, इट बिकम, ये बन जाती है साइंटिफिक लॉ, एक साइंटिफिक लॉ। अब स्टूडेंट, साइंटिफिक लॉ एक कुदरत की, नेचर की यूनिफॉर्म हकीकत है जो कभी भी बदली नहीं जा सकती। तो यही वजह है कि बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक लॉज जो से बहुत कम है, क्योंकि लॉ एक मुस्तकिल हकीकत होती है। देखें जी, वो कह रहा है कि ए साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट, ये मुस्तकिल फैक्ट हकीकत है ऑफ नेचर, कुदरत का। इट इज़ वर्चुअली आप कह लें कि अमली तौर पर, ये अमली तौर पर एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी,
नाकाबिल तरदीद थ्योरी, इररिफ्यूटेबल कहते हैं, नाकाबिल तरदीद थ्योरी बन जाती है। बियोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज, बियोलॉजी के अंदर ये जो साइंटिफिक लॉज हैं वो बहुत कम है। क्यों कह रहा है? ड्यू टू इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, लाइफ की इलूसिव नेचर की वजह से। स्टूडेंट्स, इलूसिव लफ्ज़ निकला है इल्यूजन से। इल्यूजन कहते हैं नज़रों का धोखा, यानी आप कह लें कि ज़िंदा चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन बड़ी मुश्किल है। मसलन इस जदीद दौर में भी ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रेन के बारे में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कम जानते हैं। ये अभी इसको मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सकता। और इसी तरह हम देखें कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आती इस चीज़ की कि कौन सी चीज़ है जो एक जानदार में वो एजिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करती है, यानी उम्र का ढलना क्यों शुरू होता है। ज़िंदा चीज़ें बड़ी पेचीदा बनाई हैं कुदरत ने, नेचर ने, तो इनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से बायोलॉजी के अंदर जो लॉज हैं वो भी बहुत कम हैं। और बायोलॉजिकल लॉज की जो एग्जांपल्स हैं वो दो एग्जांपल हैं बायोलॉजिकल लॉज की। एक है हार्डी विनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इन दोनों के बारे में हम अगली क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि इनके बारे में हम लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉज और आखिरी एक दो लाइनों में बता रहा है कि लॉज आर इवन मोर जनरल देन थ्योरीज, ये थ्योरी से ज़्यादा जनरलाइज्ड होते हैं और अफोर्ड आंसर टू इवन मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चन, और ये ज़्यादा पेचीदा सवालात के जवाब दे सकते हैं लॉज। देयरफॉर देयर आर रिलेटिवली फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, यही वजह है कि बायोलॉजी में लॉज जो से हैं वो बहुत कम होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का दूसरा हिस्सा है जिसका पहला हिस्सा हमने इसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने इसका लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया था किस तरह से क्या क्या करना है, और ये जो लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, ये जो रेड कलर के मार्क किए हुए हैं ये उसी लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, डिफाइन थ्योरी, इसका जवाब अब करेंगे। ये मैंने आप कह लें कि चौथी लाइन आखिर से और पांचवी लाइन 1 से 1 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है। और ये गलती से ना क्वेश्चन नंबर 8 की जो मार्किंग होगी ये 1 से 1 तक हो गई है, तो ये जो 1 से 1 तक जवाब है ये थ्योरी का जवाब है। और फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखें जी, नीचे जामनी कलर में क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, गिव द करैक्टर ऑफ गुड थ्योरी, और 10वां सवाल है डिफाइन प्रोडक्टिव थ्योरी। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही बनता है। इसी पैराग्राफ की आखिरी 3 लाइनें ये मैंने 9, 10 इकट्ठा मार्क किया हुआ है, ये देख सकते हैं। एक गुड थ्योरी से लेकर कॉल्ड प्रोडक्टिव तक 9, 10 ये दोनों मैंने मार्क कर दिए हैं। और इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11, नीचे देखें ये ब्लू कलर से डिफाइन साइंटिफिक लॉ और इररिफ्यूटेबल थ्योरी, तो ये इनका एक ही जवाब बनता है। ये नंबर 11 से 11 तक मैंने मार्क कर दिया है। और आखिरी देखें जी, गिव द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज, और ये 2 एग्जांपल मैंने आखिरी पैराग्राफ में इनको मार्क कर दिया। याद रहें ये जो डिफाइन साइंटिफिक लॉ है ना, इसके सवाल इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन साइंटिफिक लॉ एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज, तो आपने ऊपर साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन करके नीचे 2 एग्जाम्पल दे देनी होंगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।